सबसे समझ से बाहर की बात यह है कि ब्रह्मांड बोधगम्य है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये जो कथन है, मुझे लगता है आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही शुरुआत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बहुत ही दिलचस्प यूनिवर्स में उतर रहे हैं और हमारा फोकस है एक हालिया खोज पर। जी। ये खोज न सिर्फ अपने आप में रोमांचक है, बल्कि ये विज्ञान के दो महान स्तंभों अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग इनके सिद्धांतों को परखने का एक, कहना चाहिए, अभूतपूर्व अवसर भी देती है। बिल्कुल। और ये जानकारी मतलब फिजिकल रिव्यू लेटर्स जैसे प्रतिष्ठित जर्नल में छपे हालिया शोध पर आधारित है। और दिलचस्प बात यह है कि ये खबर ठीक तब आई है जब हम 10 साल पहले हुई गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहली सीधी ऐतिहासिक खोज की सालगिरह मना रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा संयोग है। एक दशक में विज्ञान कितनी दूर आ गया है। सही कहा। तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन क्या है? देखिए, हमारा लक्ष्य है इस जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषय के सबसे अहम पहलुओं को सरल और स्पष्ट भाषा में समझना। हम कोशिश करेंगे कि विशेष रूप से यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इसे प्रासंगिक बनाएं, क्योंकि ये विषय साइंस एंड टेक खंड के लिए मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नजरिए से महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो है। और जाहिर है, सामान्य विज्ञान में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञानवर्धक तो है ही। हम यहाँ प्रिंट में प्रकाशित इस विषय पर एक गंभीर आलोचनात्मक चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे आखिर हैं क्या चीज? देखिए, इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है स्पेस टाइम की कल्पना करना। आइंस्टीन के अनुसार ब्रह्मांड सिर्फ 3 डायमेंशनल वाला स्पेस नहीं है ना? हाँ। गुरुत्वाकर्षण तरंगे एक तरह से इसी स्पेस टाइम के ताने बाने में पैदा होने वाली लहरें हैं, या कह लीजिए सिकुड़न है। अच्छा, जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं, कुछ वैसा? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, लेकिन ये कॉस्मिक स्केल पर होता है। जब बहुत भारी विशाल चीजें जैसे कि 2 ब्लैक होल्स या न्यूट्रॉन तारे बहुत तेजी से गति करते हैं, खासकर जब वो एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए टकराते हैं या मिल जाते हैं, तो वो अपने आसपास के स्पेस टाइम में ये लहरें पैदा करते हैं और ये लहरें फिर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। और ये कितनी तेज चलती हैं और क्या इन्हें महसूस किया जा सकता है? मतलब हम इन्हें फील कर सकते हैं? ये लहरें प्रकाश की गति से मतलब लाइट की स्पीड से यात्रा करती हैं, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। जब तक ये पृथ्वी तक पहुंचती हैं, इनका असर इतना कमजोर हो जाता है कि इन्हें सीधे महसूस करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। हाँ, यही वजह है कि आइंस्टाइन ने जब इनकी भविष्यवाणी की थी, उसके करीब करीब 100 साल बाद तक इन्हें सीधे खोजा नहीं जा सका था। इन्हें पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील उपकरणों की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से पहली सीधी खोज 10 साल पहले ही हो पाई। हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ठीक 10 साल पहले 14 सितंबर 2015 को वो ऐतिहासिक पल आया था। अमेरिका में 2 बहुत बड़े डिटेक्टर हैं, लाइगो कहते हैं उन्हें, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लाइगो, हाँ सुना है। जी हाँ, उन्होंने पहली बार इन मायावी तरंगों को सीधे पकड़ा। लाइगो असल में विशाल एल शेप की सुरंगें हैं जिनमें लेजर बीम दौड़ती हैं, और ये स्पेस टाइम में होने वाले बहुत ही छोटे खिंचाव या सिकुड़न को माप सकती हैं। वो जो पहला सिग्नल था, उसे तकनीकी नाम दिया गया था GW150914। GW150914। और ये सिग्नल आया कहाँ से था? किसी तारे के फटने से या कुछ और? नहीं, ये उससे भी कहीं ज्यादा, कहिए ना, नाटकीय घटना थी। ये सिग्नल 2 ब्लैक होल के मिलने या टकराने से आया था। 2 ब्लैक होल? हाँ, और ये कोई छोटे मोटे ब्लैक होल नहीं थे। हर एक का वजन मतलब द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 30 गुना ज्यादा था। 30 गुना? बाप रे। जी, और ये टक्कर हमसे करीब 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर हुई थी। सोचिए, इतनी दूर हुई घटना की लहरें आज हम पृथ्वी पर महसूस कर पाए हैं। 1.3 अरब प्रकाश वर्ष, ये तो कल्पना से भी परे हैं। इस खोज का वैज्ञानिक महत्व क्या था? मतलब क्यों इतनी बड़ी बात थी? ये खोज कई मायनों में मतलब युगांतरकारी थी। सबसे पहले ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सामान्य सापेक्षता सिद्धांत है, हाँ, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बिल्कुल, उसकी पहली सीधी पुष्टि थी।
सामान्य सापेक्षता जो बताती है कि गुरुत्वाकर्षण असल में स्पेस टाइम के मुड़ने का नतीजा है, उसने इन तरंगों के होने की बात 100 साल पहले ही कह दी थी। तो GW 15914 ने दिखाया कि आइंस्टाइन सही थे। लेकिन क्या इसका महत्व सिर्फ आइंस्टाइन की पुष्टि तक ही था या और भी कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक थ्योरी की पुष्टि नहीं थी, इसने एस्ट्रोनॉमी में, खगोल विज्ञान में एक पूरी नई खिड़की खोल दी। अब तक हम ब्रह्मांड को ज्यादातर लाइट से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से देखते आए थे, चाहे वो दिखने वाली लाइट हो, रेडियो तरंगे हों या एक्सरे हों। गुरुत्वाकर्षण तरंगों ने हमें ब्रह्मांड को सुनने का एक नया तरीका दिया, एक नया सेंस मिल गया समझिए। इससे उन घटनाओं को भी समझने का जरिया मिला जो लाइट नहीं छोड़ती, जैसे कि ब्लैक होल का मिलना। अच्छा। हाँ, और इसी खोज के लिए रिना वीस, बैरी बारिश और किप थॉर्न को 2017 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सही। तो उस पहली खोज के बाद से मतलब इन 10 सालों में इस फील्ड में क्या प्रगति हुई है? अरे, पिछले 10 सालों में तो अविश्वसनीय प्रगति हुई है। अमेरिका में लाइगो के 2 डिटेक्टरों के अलावा इटली में वर्गो डिटेक्टर है, जापान में कैगरा डिटेक्टर है, ये सब इस नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। अच्छा, एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क बन गया है। जी हाँ, और इन सब ने मिलकर 2015 से अब तक 300 से ज्यादा अलग-अलग गुरुत्वाकर्षण तरंगों के सिग्नल्स को पकड़ा है। 300 से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। क्या इन सभी संकेतों में कुछ खास पैटर्न दिखे, या ये जो नई खोज है GW 250114 जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, वो इन सबसे अलग है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, हर सिग्नल हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया बताता है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले ये जो लाइगो वर्गो कागरा का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, इन्होंने अपने चौथे अवलोकन रन ऑब्जर्विंग रन 4 के लेटेस्ट नतीजे जारी किए, और इस रन के डेटा ने ज्ञात गुरुत्वाकर्षण तरंगों की संख्या को 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया। 2 गुना? हाँ, तकनीक लगातार बेहतर हो रही है, डिटेक्टर्स और संवेदनशील हो रहे हैं। इससे हम ज्यादा और दूर की घटनाओं को पकड़ पा रहे हैं। और इसी बेहतर तकनीक के संदर्भ में ये नई खोज GW 250114 सामने आई है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं, हाँ बिल्कुल, पहली खोज GW 1509114 के ठीक 10 साल बाद एक अंतर्राष्ट्रीय टीम, जिसमें ऑसग्राफ या ऑस्ट्रेलिया स्थित सेंटर है, ऑसग्राफ, हाँ, वहां के ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक भी प्रमुख रूप से शामिल हैं, उन्होंने एक नए बेहद दिलचस्प गुरुत्वाकर्षण तरंग सिग्नल की घोषणा की है। नाम है GW 25014। इसकी क्या खासियत है? आपने इसे दिलचस्प क्यों कहा? दिलचस्प इसलिए क्योंकि GW 25014 संयोग से लगभग उसी पहले गुरुत्वाकर्षण तरंग सिग्नल GW 1509114 की कार्बन कॉपी जैसा है। कार्बन कॉपी मतलब? वो काफी हद तक GW 150914 के सोर्स ब्लैक होल्स जैसे ही थे। अरे, अगर ये कार्बन कॉपी है तो फिर इसमें नया क्या है? मतलब हम उत्साहित क्यों हों? नया है सिग्नल की क्लैरिटी, उसकी प्रबलता। पिछले 10 सालों में गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टरों की सेंसिटिविटी में जबरदस्त सुधार हुआ है। अच्छा। इन सुधारों का नतीजा ये है कि ये नया सिग्नल GW 250114 पुराने सिग्नल GW 150914 की तुलना में कहीं ज्यादा साफ और स्पष्ट रूप से देखा गया है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये लगभग 4 गुना जोरदार था। 4 गुना ज्यादा साफ? इसका मतलब है कि हम उन चीजों को देख पाए जो शायद पहले सिग्नल में थोड़ी धुंधली थी या छुपी हुई थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही बेहतर स्पष्टता, यही क्लैरिटी हमें एक और महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के एक महत्वपूर्ण विचार का टेस्ट करने का एक रोमांचक और अभूतपूर्व मौका देती है। अच्छा, तो अब हम आइंस्टाइन से हॉकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? हम हॉकिंग के किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हॉकिंग के क्षेत्र प्रमेय की, एरिया थ्योरम जैसे कहते हैं। लगभग 50 साल पहले स्टीफन हॉकिंग ने और स्वतंत्र रूप से जैकब बेकिनस्टीन ने भी ब्लैक होल के व्यवहार को कंट्रोल करने वाले कुछ नियम बनाए थे। ये नियम, हैरानी की बात है कि ऊष्म प्रवैगिकी मतलब थर्मोडायनामिक्स के नियमों से काफी मिलते जुलते थे, जो गर्मी और ऊर्जा के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, और ये क्षेत्र प्रमेय क्या कहता है? हॉकिंग का क्षेत्र प्रमेय, जो थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम जैसा है, ये कहता है कि एक ब्लैक होल का जो घटना क्षितिज होता है, इवेंट होराइजन, हाँ, वो सीमा जिसके पार कुछ नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो उसका कुल क्षेत्रफल, उसका एरिया समय के साथ कभी कम नहीं हो सकता, या तो वो स्थिर रहेगा या बढ़ेगा। सरल शब्दों में कहें
तो ये प्रमेय कहता है कि ब्लैक होल कभी सिकुड़ नहीं सकते। और बेकनस्टीन का क्या योगदान था इसमें? आपने उनका भी नाम लिया। बेकनस्टीन ने एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिया था कि ब्लैक होल का जो एरिया है वो सीधे सीधे उसकी एंट्रोपी से जुड़ा है। एंट्रोपी यानी अव्यवस्था का माप। हाँ, किसी सिस्टम में डिसऑर्डर या रैंडमनेस का माप। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहता है कि किसी बंद सिस्टम की कुल एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है या स्थिर रहती है, पर घटती नहीं। अब चूंकि ब्लैक होल की एंट्रोपी उसके एरिया से जुड़ी है और एंट्रोपी को हमेशा बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ब्लैक होल का एरिया भी हमेशा बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही, यही लॉजिकल निष्कर्ष निकलता है। तो जब दो ब्लैक होल टकराते हैं और एक नया बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं, तो इस प्रमेय के अनुसार उस नए ब्लैक होल का एरिया टकराने वाले दोनों ब्लैक होल के कुल एरिया से ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, यानी अंतिम ब्लैक होल का एरिया शुरुआती दोनों ब्लैक होल के एरिया के जोड़ से या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, कम नहीं हो सकता। विलय के बाद बना ब्लैक होल हमेशा शुरुआती दो के कुल आकार से बड़ा ही होगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। थ्योरी में तो ये बहुत दिलचस्प है, पर क्या इसे असल में परखा जा सकता है? आपने कहा कि टकराते हुए ब्लैक होल्स इसके लिए आदर्श हैं। हाँ, टकराते हुए ब्लैक होल्स इस प्रमेय को परखने के लिए प्रकृति की दी हुई एक परफेक्ट प्रयोगशालाएं हैं। जब दो ब्लैक होल मिलते हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों के सिग्नल का विश्लेषण करके विलय से पहले के दोनों ब्लैक होल्स के गुण, मतलब उनका मास और स्पिन, पता लगा सकते हैं। और फिर विलय के बाद बने फाइनल ब्लैक होल के गुण भी पता लगा सकते हैं। और इन गुणों से हम उनके इवेंट होराइजन के एरिया की गणना कर सकते हैं। और फिर हम बस इन एरिया की तुलना करते हैं। हाँ, हम विलय से पहले के दो ब्लैक होल्स के कुल एरिया की तुलना विलय के बाद बने अंतिम ब्लैक होल के एरिया से करते हैं। अगर फाइनल एरिया शुरुआती कुल एरिया से ज्यादा या बराबर है तो हॉकिंग का प्रमेय सही साबित होता है। तो GW25 11 14 के माप इतने सटीक थे कि ये परीक्षण निर्णायक रूप से किया जा सका। ठीक यही बात है। GW25 11 14 सिग्नल की जो असाधारण स्पष्टता और सटीकता थी, उसने वैज्ञानिकों को हॉकिंग के एरिया थ्योरम का अब तक का सबसे सटीक और कड़ा परीक्षण करने में सक्षम बनाया। क्या पहले भी इस प्रमेय का परीक्षण करने की कोशिश हुई थी, जैसे कि GW1509 14 के साथ? हाँ, GW1509 14 के डेटा का इस्तेमाल करके पहले भी टेस्ट किए गए थे। उन परीक्षणों के नतीजे हॉकिंग के नियम के अनुरूप थे, मतलब वो प्रमेय को गलत साबित नहीं करते थे। लेकिन उस समय डेटा की सटीकता उतनी नहीं थी कि प्रमेय की पुष्टि एकदम पक्के तौर पर की जा सके। नतीजे शायद सही की श्रेणी में थे, निश्चित रूप से सही की श्रेणी में नहीं। GW25 11 14 ने हमें उस निर्णायक पुष्टि तक पहुंचाया है। तो ये परीक्षण वास्तव में कैसे किया गया? मतलब क्या ब्लैक होल बहुत जटिल चीजें नहीं होती जिनके गुणों को मापना मुश्किल हो? ये जानकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन एस्ट्रोफिजिकल ब्लैक होल्स, यानी वो ब्लैक होल जो तारों के ढहने से बनते हैं, वो उल्लेखनीय रूप से सरल होते हैं। सरल ब्लैक होल? हाँ, थ्योरी के हिसाब से उन्हें पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ 2 या 3 चीजें चाहिए। उनका मास, द्रव्यमान, उनका स्पिन यानी वो कितनी तेजी से घूम रहे हैं, और उनका इलेक्ट्रिक चार्ज। हालांकि एस्ट्रोफिजिकल ब्लैक होल्स का चार्ज लगभग 0 माना जाता है, तो असल में मास और स्पिन ही मायने रखते हैं। सिर्फ मास और स्पिन? इतनी विशाल और रहस्यमयी चीज के लिए ये काफी सरल लगता है। हाँ, इसे नो हेयर थ्योरम भी कहते हैं। मतलब ब्लैक होल के पास मास, स्पिन और चार्ज के अलावा कोई और बाल या जटिलता नहीं होती। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का एरिया सीधे इन्हीं 2 गुणों, मास और स्पिन, पर निर्भर करता है। और ये गुण गुरुत्वाकर्षण तरंगों को कैसे प्रभावित करते हैं? ये मास और स्पिन ही गुरुत्वाकर्षण तरंग का सटीक फिंगरप्रिंट या आकार तय करते हैं। तरंग कितनी तेज है, कितनी जोरदार है, उसकी फ्रीक्वेंसी समय के साथ कैसे बदलती है, ये सब कुछ टकराने वाले ब्लैक होल्स के मास और स्पिन पर निर्भर करता है। तो हम डिटेक्टर में मिले सिग्नल के आकार का विश्लेषण करके इन शुरुआती गुणों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने GW25014 के सिग्नल का विश्लेषण किया। पहले टकराने वाले दोनों ब्लैक होल्स के मास और स्पिन का पता लगाया, और फिर विलय के बाद बने अंतिम ब्लैक होल के मास और स्पिन का भी। बिल्कुल, उन्होंने सिग्नल के अलग अलग हिस्सों का विश्लेषण किया। विलय से पहले का हिस्सा, इनस्पाइरल, विलय का क्षण, मर्जर, और विलय के बाद बने अंतिम ब्लैक होल के स्थिर होने का हिस्सा, रिंग डाउन,
ताकि इन सभी बॉडीज के मास और स्पिन को ज्यादा से ज्यादा सटीकता से मापा जा सके। और फिर उन्होंने इन मापों का उपयोग करके एरिया की गणना की और उनकी तुलना की। सही। उन्होंने गणना की कि विलय से पहले के 2 ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का कुल एरिया कितना था, और फिर गणना की कि विलय के बाद बने अंतिम ब्लैक होल का एरिया कितना था। और नतीजा क्या निकला? इस तुलना से हॉकिंग सही थे यहाँ। नतीजा उल्लेखनीय था और हॉकिंग के सिद्धांत के लिए एक जबरदस्त पुष्टि। जो डेटा मिला वो थ्योरेटिकल भविष्यवाणी के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। पूरी तरह से? हाँ, यानी अंतिम ब्लैक होल का एरिया हमेशा शुरुआती 2 ब्लैक होल्स के कुल एरिया से ज्यादा पाया गया, और वो भी स्टैटिस्टिकली महत्वपूर्ण अंतर के साथ। इस बार कोई शायद या संभवता नहीं था, हॉकिंग का नियम पास हो गया। वाह! तो आइंस्टीन के 100 साल पुराने सिद्धांत की पुष्टि के बाद अब हॉकिंग के 50 साल पुराने एरिया थ्योरम की भी इतनी सटीक पुष्टि, ये वाकई विज्ञान के लिए एक बड़ा क्षण है। अब हमारे श्रोताओं, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इस पूरी चर्चा की प्रासंगिकता क्या है, क्यों ये जानना जरूरी है? देखिए, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये विषय कई लेवल्स पर महत्वपूर्ण है। पहला तो सिलेबस। साइंस एंड टेक में खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल फिजिक्स और हाल के वैज्ञानिक विकास के तहत ये एक प्रमुख विषय है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे, लाइगो वर्गो कैग्रा, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांत, खासकर एरिया थ्योरम और ब्लैक होल, ये सब कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये सब कीवर्ड्स हैं। बिल्कुल। दूसरा, ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है। ये लेटेस्ट वैज्ञानिक खोजों का एक बेहतरीन उदाहरण है जो दिखाता है कि विज्ञान कैसे काम करता है और हमारी समझ कैसे विकसित होती है। सही। तीसरा, ये वैज्ञानिक विधि का अच्छा उदाहरण है। दिखाता है कि कैसे एक थ्योरेटिकल भविष्यवाणी जैसे हॉकिंग का प्रमेय दशकों बाद टेक्नोलॉजी की तरक्की, बेहतर डिटेक्टर के कारण प्रैक्टिकली वेरीफाई की जा सकती है। चौथा, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व दिखाता है। आजकल बड़ी वैज्ञानिक सफलताएं अक्सर ग्लोबल कोलैबोरेशन से ही संभव होती हैं, जैसे लाइगो, वर्गो, काग्रा, ऑसग्राफ का मिलकर काम करना। बिल्कुल। और पांचवां, तकनीक का प्रभाव। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे डिटेक्टरों में सुधार हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल नियमों की गहरी समझ देते हैं। बिल्कुल। और ये समझना कि कैसे थ्योरी और एक्सपेरिमेंट एक साथ काम करते हैं, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम आज की इस गहन चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को संक्षेप में रखें तो वो क्या होंगे? मुख्य बातें कुछ इस तरह हैं। पहला, एक नई महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण तरंग GW13044 का पता चला है। ये पहली खोजी गई तरंग GW151914 की कार्बन कॉपी जैसी है, लेकिन तकनीकी सुधारों के कारण काफी ज्यादा साफ और प्रबल है। दूसरा, इस साफ सिग्नल ने न केवल आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की निरंतर वैधता को फिर से दिखाया है, बल्कि इससे भी जरूरी बात यह है कि इसने स्टीफन हॉकिंग के 50 साल पुराने एरिया थ्योरम का अब तक का सबसे सटीक परीक्षण संभव बनाया है। तीसरा, और नतीजे हॉकिंग के प्रमेय की जबरदस्त पुष्टि करते हैं। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन विलय के दौरान हमेशा बढ़ता है, वो कभी सिकुड़ता नहीं है। ये भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? मतलब ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी हमें और क्या दिखा सकती है आगे? भविष्य तो वाकई बहुत रोमांचक है। जैसे जैसे डिटेक्टर और ज्यादा सेंसिटिव होते जाएंगे और अगली पीढ़ी के डिटेक्टरों पर काम चल भी रहा है। अच्छा। हाँ, तो हम और भी ज्यादा सूक्ष्म या दूर की घटनाओं को पकड़ पाएंगे। इससे हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को जानने का मौका मिलेगा। हो सकता है हम गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम पहलुओं की जांच कर सकें या आइंस्टीन के सिद्धांत की सीमाओं को और भी ज्यादा सटीकता से परख सकें। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी उम्मीद करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे हमें ब्रह्मांड के जो रहस्यमयी लापता हिस्से हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, उनकी प्रकृति के बारे में भी कुछ सुराग दे सकती हैं। संभावनाएं लगभग असीम हैं। विज्ञान का अगला बड़ा परीक्षण क्या हो सकता है, ये सोचना ही रोमांचक है। अच्छा, अगर हमारे श्रोताओं को ये गहन चर्चा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी तो कृपया इस प्रयास को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें इस तरह की और सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप इस विषय पर अपने विचार शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
हमें आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत है, खासकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस विषय पर और स्पष्टता चाहते हैं। बिल्कुल, आपकी टिप्पणियां हमें भविष्य के विश्लेषणों को और बेहतर बनाने में मदद करती हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ने के लिए, हम यहाँ ब्रह्मांड के नियमों जैसे हॉकिंग के एरिया थ्योरम को वेरीफाई कर रहे हैं, पर क्या ये नियम यूनिवर्सल हैं? क्या वे सिर्फ उसी देखने योग्य ब्रह्मांड पर लागू होते हैं जिसे हम अपनी दूरबीनों और डिटेक्टरों से देख सकते हैं, या क्या वे उन विशाल अनदेखे क्षेत्रों पर भी उसी तरह राज करते हैं जिन्हें हम शायद कभी सीधे तौर पर नहीं देख पाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। ब्रह्मांड के रहस्यों को परत दर परत खोलना एक लगातार चलने वाली रोमांचक यात्रा है।